Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. आप सब स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इन वीडियोस पे. प्लीज़ ऐसा ही रिस्पॉन्स बनाए रखना और मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन सब की भी हेल्प हो सके इन वीडियोस के थ्रू. तो आज का जो सेशन है वो होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में. मतलब एनिमल्स में जो भी उनका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है, और हम पर्टिकुलरली फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे जो आपके नीट के सिलेबस में भी दिया हुआ है. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है. तो पूरे सेल्स जो बॉडी के होते हैं वो टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज्ड हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको देखने को मिलता है. अब यहाँ पे यही चीज़ यहाँ बताई हुई है कि सबसे पहले टिश्यू होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज टिश्यू ही है जिसके अंदर जो भी सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो सेल्स होते हैं वो साथ में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ताकि पूरा एक स्ट्रक्चर बन सके, टिश्यू बन सके, जो कि आगे जाके एक ऑर्गन फॉर्म कर सके. यहाँ पे आपको फिर बताया है कि ये स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले टिश्यूज़ जो होते हैं या स्पेसिफिक पैटर्न शो करने वाले टिश्यूज़ वो आगे जाके ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे किडनी, स्टमक, लंग्स वगैरह ये सब बनाते हैं, और फिर जाके ये साथ में इंटरैक्ट करते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, और फिर आगे जाके पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देते हैं. इसी को हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स की. अब यहाँ पे आपको ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया हुआ है बिकॉज ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. यहाँ पे देखो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है. जैसे हमारा हार्ट जो होता है उसमें सारे 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू जो उसकी कवरिंग फॉर्म करता है, कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड वगैरह, इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू होता है. तो ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गन सिर्फ एक ही टाइप के टिश्यू से बना होगा, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ से बना होता है जो साथ में ऑर्गेनाइज होके पूरा एक ऑर्गन जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं. मॉर्फोलॉजी भी आपको पता है कि क्या होती है, तो स्टडी ऑफ आउटर जो भी स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का, एक्सटर्नल फीचर्स जो भी उसके होते हैं वो सारा हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, और एनाटॉमी में हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. तो ये कुछ बेसिक आइडिया आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का दिया था. इस चैप्टर में से नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फ्रॉग वाला सेक्शन है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ ऐसे ही कुछ शॉर्ट पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताए हुए हैं. तो फ्रॉग है मेजर जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, तो इसे डिस्कस कर लेते हैं. अच्छे से समझना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियोस पसंद आए तो वो भी कमेंट ज़रूर करना कि आपको बहुत पसंद आ रही हैं. वो कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और उन्हीं की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और वीडियोस आप सबके लिए बनानी है. तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो. तो फ्रॉग से शुरू करते हैं. फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन है, आप सबको पता है, मतलब कि ये दोनों लैंड और वाटर में रह सकता है. क्लास एम्फीबिया से ये बिलोंग करता है. इसके बाद मैं एनिमल किंगडम बताऊंगी, तो उसके अंदर आपको सारे ये जो भी क्लासेस हैं, ऑर्डर्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है अगर वो आपको नहीं आता है तो. फाइलम कॉर्डेटा की कैटेगरी है क्लास एम्फीबिया, जिससे कि फ्रॉग्स बिलोंग करते हैं, और जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ इंडिया में फ्रॉग्स की पाई जाती है वो राना टिग्रीना है. ठीक है, ये इसकी स्पीशीज़ है. याद रखना, स्पीशीज़, स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम, जीनस वगैरह क्या होता है, ये दी लिविंग वर्ल्ड में मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसमें आपको बताया हुआ है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना. अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि ये कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्म्स होते हैं. इसका मतलब होता है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते हैं. इनका जो भी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. तो बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है. तो इसीलिए ये कोल्ड ब्लडेड कैटेगरी में आते हैं.
नेक्स्ट इनके अंदर एबिलिटी होती है कैमोफ्लाज करने की, मतलब कि ये बैकग्राउंड के हिसाब से, कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ होती हैं फ्रॉग्स की जो बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो एनिमीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे ग्रासेस में रह रहे हैं तो ग्रीन कलर के हो जाएंगे, वुडी एरिया में होंगे तो थोड़े ब्राउनिश स्पॉट्स उनके ऊपर देखने को मिल सकते हैं या पूरा ब्राउन देखने को मिल सकता है एक फ्रॉग। ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होती है इसे मिमिक्री भी बोलते हैं, मतलब दे ट्राई टू मिमिक, उनका जो भी बैकग्राउंड है उसे मिमिक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने एनिमीज से खुद को बचा सकें और साथ में किसी प्रे को अगर उन्हें पकड़ना है, यानी जिसके भी वो प्रेडेटर हैं, उस प्रे को वो ईजिली पकड़ सकें, तो उसके लिए भी ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये समर स्लीप यानी एस्टिवेशन या फिर विंटर स्लीप यानी हाइबरनेशन भी शो कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस, पीक समर है या पीक विंटर है, तो उस केस में वो ज़्यादातर सो जाते हैं, मतलब कि वो या तो हाइबरनेट कर लेते हैं या फिर एस्टिवेट करते हैं, यानी एस्टिवेशन शो करते हैं, समर स्लीप या विंटर स्लीप शो करते हैं। जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर रही हूँ ना, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने जैसे आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था, तो इन्हें प्लीज़ एनसीईआरटी में मार्क ज़रूर कर लेना ताकि एंड में पढ़ो तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट आती है बात मॉर्फोलॉजी की, मतलब ये देखने में कैसे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्मूथ और स्लिपरी इनकी स्किन होती है, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा स्टिकी से लगते हैं, स्लिपरी से होते हैं। ये इस वजह से क्योंकि इनकी स्किन के सरफेस के ऊपर म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। तो म्यूकस यानी स्टिकी जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो इनकी बॉडी सिक्रीट करती रहती है, स्किन सिक्रीट करती रहती है, जिसकी वजह से इनका स्लाइमी सा अपीयरेंस होता है, बाहर से चिपचिपे से आपको देखने को मिलते हैं और मॉइस्ट रहते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक्चुअल में जो ये म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है ये उनके सरफेस को मॉइस्ट रखने के लिए, यानी मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए बना है। इनकी बॉडी पे जो डॉर्सल साइड इनकी होती है उसका कलर जो होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है, ज़्यादातर ऑलिव ग्रीन होता है, और साथ साथ में उसके ऊपर डार्क इर्रेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, मतलब डार्क कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। वो इर्रेगुलरली शेप्ड होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, बट डार्क होते हैं कलरेशन में। और वेंट्रल साइड जो इनकी होती है वो ज़्यादातर पेल येलो होती है। तो एक्चुअल में डॉर्सल साइड कौन सी है? डॉर्सल साइड ये वाली है इनकी, यानी बाहर वाला पिछला वाला हिस्सा, ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस के ऊपर ये डार्क कलर के इर्रेगुलर स्पॉट्स होते हैं, और जो वेंट्रल साइड होती है, मतलब बीनीथ वाला एरिया जो इनका नीचे वाला लोअर सेक्शन है, वो ज़्यादातर लाइट कलर का होता है। तो इसीलिए बोला है कि पेल येलो वो आपको देखने को मिलता है। ये कभी भी पानी पीता नहीं है, ये स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये स्किन के थ्रू मॉइस्चर को या फिर वाटर को ईजिली ले लेगा बॉडी के अंदर, ये ड्रिंक नहीं करता पानी। इसकी जब भी आप बॉडी देखोगे तो उसके अंदर हेड और ट्रंक दो रीजन होते हैं। तो वो दो रीजन आपको यहाँ मेंशन करें, हेड एंड ट्रंक। नेक और टेल इनके अंदर नहीं होती है, वो भी याद रखना। इनके पास एक पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स होता है जो आपको इनके माउथ वाले सेक्शन में, उसके ऊपर वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। इनकी आइज़ बल्ज्ड होती हैं, वो आपको देखने में ही पता चलती हैं, वो ज़्यादातर बाहर की साइड निकली हुई होती हैं। एंड उनके ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आपको पता होगा, एक टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो भी ऑर्गेनिजम्स वाटर के कांटेक्ट में आते हैं ज़्यादातर उनके अंदर होती है, ताकि वो एक कवरिंग प्रोवाइड कर सके, ताकि ये इजीली पानी के अंदर भी इजीली देख सकें, ठीक है, वरना देखने में इन्हें दिक्कत आएगी। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं उनकी आइज़ को वाइल इन वाटर। और ईदर साइड ऑफ द आइज़ के एक टिम्पैनम होता है। टिम्पैनम बेसिकली उनका कान होता है, उनके ईयर होते हैं, ठीक है, जो साउंड को परसीव करें। तो टिम्पैनम होता है, ये एक टाइप की एक मेम्ब्रेन होती है, तो ये प्रेजेंट होती है आइज़ के दोनों साइड पे। ये बेसिकली उन्हें साउंड को या साउंड के जो भी सिग्नल्स हैं उन सबको परसीव करने में हेल्प करती है। इनके जो भी फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स होते हैं वो मेनली किस किस चीज़ों में हेल्प करते हैं? उनको तैरने में, वॉकिंग करने में, कूदने में, या फिर बरो वगैरह फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्स जो होते हैं उनके एंड में 5 डिजिट्स होती है, मतलब जैसे हमारी 5 फिंगर्स होती हैं उसी तरीके की इनके भी हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स होती हैं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती हैं, मस्कुलर होती हैं एज कम्पेयर टू दी 4 लिम्स।
पीछे वाली ज़्यादा, इनके पैर ज़्यादा मतलब आप बोलोगे मस्कुलर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये इनके पिछले वाले पैर ज़्यादा मस्कुलर हैं और यहाँ पे वो हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स देखने को मिलती हैं। आगे वाले पैर इतने ज़्यादा मतलब मस्कुलर नहीं होते, वो थोड़े से ढीले ढाले होते हैं। तो इस तरीके से देखने को मिलते हैं फोर लिम्ब के। और वही आपको बताया है, फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स होती हैं, मतलब हाइंड लिम्ब में 5 फिंगर्स होंगी, उसकी डिजिट्स होंगी, और जो भी फोर लिम्ब होता है वहाँ पे 4 डिजिट्स होती हैं, 4 फिंगर्स आपको देखने को मिलती हैं। और इनके जो भी फीट होते हैं, मतलब हाइंड लिम्ब जो होता है उसमें डिजिट्स वेब्ड होती हैं, मतलब उनके बीच में वेब लाइक अपीयरेंस होती है। जैसे मैं अगर अपना हाथ दिखाऊंगी, ये 5 फिंगर्स मेरी हैं, तो ये आपको उंगलियां या डिजिट्स जो होती हैं वो सेपरेटली दिख रही हैं। बट इनके अंदर क्या होता है, वेब्ड अपीयरेंस, मतलब बीच में वेब होता है, मतलब इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं वो बीच बीच में से। ये वेब्ड अपीयरेंस बेसिकली इन्हें स्विमिंग में हेल्प करती है। तो वो बताया है आपको, ये स्विमिंग में हेल्प करती है। और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं। डायमॉर्फिज्म मतलब 2 तरीके की मॉर्फोलॉजी, यानी मेल और फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग जो होंगे उन्हें आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कैसे? बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड कॉपुलेटरी पैड ऑन द 5th डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। मतलब उनका जो भी फोर लिम्ब होते हैं, फ्रंट वाले जो भी लिम्ब्स हैं उसकी 1st डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड होता है, तो वो प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं उनके, जो कि मेल फ्रॉग्स में ही पाए जाते हैं, फीमेल फ्रॉग्स में नहीं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर। जहाँ पे मैंने फ्रॉग मेंशन किया था ना, स्टार्ट जहाँ से हो रहा था, इसके आगे का सारा इम्पॉर्टेंट है। तो जो जो मार्क कर रही हूँ वो सब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनाटमी की, मतलब उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो भी जान लेते हैं। तो इनमें सारे टाइप के सिस्टम आपको मिलेंगे, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस वगैरह सारे स्ट्रक्चर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वही एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब माउथ से लेके एनस तक की, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, शॉर्ट होती है, क्योंकि ये कार्निवोर्स होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन डाइजेशन वाला एक्चुअल में जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हट गया है, बट उसमें ये चीज़ पढ़ाते थे हम कि क्या होता है कि इनका कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा कार्निवोर है और कौन सा हर्बीवोर है। जनरली ये बोला जाता है कि प्लांट मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं ह्यूमंस की, हमारी भी इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कैनाल पूरी अगर आप बात करोगे माउथ से एनस तक की, तो वो काफ़ी लंबी है। यानी हमारी बॉडी किस तरीके से बनी थी, हर्बीवोर के तौर पे बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट होती है, इसका मतलब ये कार्निवोर है, बिकॉज मीट को डाइजेस्ट करना इजी होता है, तो बड़ी एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है क्योंकि ये कार्निवोर्स होते हैं, इसीलिए इनकी लेंथ जो है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस्ड है। नेक्स्ट अगर माउथ की बात करते हैं तो माउथ ओपन होगा इनटू बक्कल कैविटी, और फिर उसके बाद ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स, तो बीच में फेरिंग्स होगा जैसे हमारे अंदर भी होता है उसी तरीके से। ईसोफेगस भी यहाँ छोटी होगी क्योंकि पूरा ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल ही छोटी है, और फिर वो स्टमक में ओपन होगी, और फिर इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और फिर उसके बाद क्लोका नाम का एक रीजन आता है। तो एनस नहीं होता यहाँ पे, क्लोका नाम का रीजन होता है, जिसके थ्रू ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू ये जो भी इनकी बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, और जो भी रिप्रोडक्टिव चीज़ें जैसे एग वगैरह वो सब चीज़ें भी बाहर निकलती हैं। लिवर एक ग्लैंड यहाँ पे है जो बाइल प्रोड्यूस करेगा, और ये बाइल जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सिमिलरली ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता था कि लिवर बाइल जूस बना रहा है, बट एक्चुअली में वो स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियाज भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जो प्रोटीन वगैरह की, लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा। सो ओवरऑल आप देखोगे तो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये रहा ईसोफेगस, इसके बाद लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, देन रेक्टम है, और फिर क्लोकल अपर्चर है यानी क्लोका है।
इसके अलावा इनके पास हार्ट, गॉल ब्लैडर, लंग्स, फैट बॉडीज़, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। मतलब ये पूरा इनके इंटरनल ऑर्गन्स का बताया हुआ है कि कैसे दिखते हैं फ्रॉग्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि फूड जो है वो कौन कैप्चर करता है, तो टंग कैप्चर करती है जैसे हमारे अंदर है, बट हमारी यूनिलोब्ड होती है, मतलब एक ही लोब होती है हमारी टंग में, वो स्प्लिटेड नहीं होती है। बट इनके अंदर बायलोब्ड टंग आपको देखने को मिलती है, मतलब वो स्प्लिटेड होती है आगे से, जैसे स्नेक की होती है उसी तरीके से यहाँ पे भी होती है। ऑल्दो आपने देखा होगा कुछ जैसे डिस्कवरी वगैरह जैसे चैनल्स जो हैं उन पे देखा होगा कि कुछ जो है वो कुछ ट्राइब्स वगैरह के अंदर क्या होता है, वो अपनी जीभ को कट कर लेते हैं ताकि वो स्नेक की तरह बन जाए। तो वैसी चीज़ देखने को मिलती है बट नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे नेचुरली है, इसीलिए बायलोब्ड टंग की टर्म हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इनका भी डाइजेशन HCl के थ्रू और गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू ही होगा, और वो भी स्टमक की वॉल ही प्रोड्यूस करती है हमारी तरह। और जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे काइम ही बोलते हैं, हमारे अंदर भी काइम ही उसे बोला जाता है, और फिर उसे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम वगैरह के पास भेजा जाता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस की तरह ही सारी चीज़ें हो रही हैं। ड्यूडेनम में बाइल आएगा गॉल ब्लैडर के थ्रू, और पैनक्रियाटिक जूस आएंगे फ्रॉम पैनक्रियाज, और ये सब आते हैं थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट आती है जिससे पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से और लिवर के थ्रू बाइल जो है वो आएगा, एक सिंगल ट्यूब में चला जाएगा जिसे कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, और फिर जाके ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में एंटर करेगा। और बाइल जो होता है उसकी फैट एमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ह्यूमंस में होती है, वो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। और पैनक्रियाटिक वाले जो होते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली थी, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं है। यहाँ पे क्योंकि वैसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है स्मॉल और लार्ज का, इसीलिए इंटेस्टाइन में ओवरऑल डाइजेशन होती है। और यहाँ पे भी इंटेस्टाइन में बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम विलाई या माइक्रो विलाई बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, तो वो यहाँ पे भी होती हैं। और जो भी अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होगा रेक्टम में जाएगा, और रेक्टम के बाद क्लोका के थ्रू, क्लोकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, तो यानी ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ यहाँ पे बताया है वो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ यहाँ पे है, ये वाला आपको बता रहा है रेस्पिरेशन के बारे में, यानी यहाँ पे रेस्पिरेशन होती कैसे है। तो ऐसा साइड में लिख लोगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि एक्चुअल में ये अलग अलग सेक्शंस हैं, आप इसे एक सिंगल पेज की तरह नहीं पढ़ोगे, आप इसे छोटे छोटे सेक्शंस की तरह पढ़ोगे ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। याद होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप ऐसे करोगे तो रेस्पिरेशन 2 मेथड से होती है, डिपेंड करेगा कि लैंड पे हैं या पानी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर पानी में होते हैं तो स्किन होती है जो कि एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है, इसे क्यूटिनस रेस्पिरेशन बोलते हैं, बिकॉज क्यूटिन टर्म जो होती है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द अपर मोस्ट लेयर जो स्किन के ऊपर की होती है। तो स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा वाटर के अंदर, और ये फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो भी होती है उसे एक्सचेंज करती है बाय डिफ्यूजन। लैंड के ऊपर इनके पास बकल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो लंग्स भी हैं इनके पास जो एक्चुअल में लैंड की रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, जैसे हमारे अंदर भी लंग्स होते हैं वहाँ पे भी हम पल्मोनरी टर्म का यूज़ करते हैं। तो पल्मोनरी जब भी टर्म आए वो लंग्स से रिलेटेड बात की जा रही है। इनके जो भी लंग्स होते हैं वो पेयर्ड हैं, इलोंगेटेड पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेनली ट्रंक रीजन यानी थोरेक्स वाले रीजन के अपर वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलते हैं। एयर नोस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करेगी, बकल कैविटी में जाएगी, फिर लंग्स में जाएगी, और एस्टिवेशन हाइबरनेशन के टाइम पे गैसियस एक्सचेंज जो है वो मेनली स्किन से होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एस्टिवेशन हाइबरनेशन यानी जब भी वो स्लीप मोड में होते हैं, मतलब पीक समर या पीक विंटर वाले पोर्शन में, तो उस टाइम पे वो स्किन से ही रेस्पिरेशन शो करते हैं, वहाँ पे लंग्स का रोल नहीं आता है।
नेक्स्ट जो ये पोर्शन है आपका, ये वाला पैराग्राफ, ये मेनली सर्कुलेशन के बारे में आपको बता रहा है, यानी इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप देखो, इनके पास क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जस्ट लाइक ह्यूमंस, और इनके वस्कुलर सिस्टम में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड सब कुछ आता है ह्यूमंस की तरह, ठीक है। ह्यूमन से कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ह्यूमन से कंपेयर करके यानी अपने आप से कंपेयर करके अगर इसे याद करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी। कोई भी चीज़ याद करने का यही तरीका होता है, अपने आप से कंपेयर करके देखो कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें नहीं याद करनी पड़ेंगी, सिर्फ डिफरेंसेस पे आप फोकस कर सकते हो और वो चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाएंगी। इनका जो भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। हार्ट यहाँ पे अपर पार्ट जो बॉडी कैविटी का होता है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मस्कुलर हार्ट होता है जैसे सब में होता है। 3 चैम्बर पोर्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। इनके पास 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है जो प्रेजेंट होता है, और इनकी मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम बोला जाता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसे साइनस वेनोसस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है, एंड ये जो है इसके पास मेजर वेन्स से ब्लड आता है जिसे वेना कावा बोलते हैं। वेना कावा हमारे अंदर भी होती है, सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था, लार्जेस्ट वेन इसे बोला जाता है, सबसे बड़ी वेन होती है ये बॉडी की। वेंट्रिकल जो होता है वो ओपन होता है इनटू कॉनस आर्ट्रियोसस जो कि वेंट्रल साइड पे होता है हार्ट के। तो ये जो भी अलग सी टर्म्स आपको देखने को मिल रही है ना, जैसे साइनस वेनोसस, इसके अलावा कॉनस आर्ट्रियोसस, ऐसी टर्म्स आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि किससे कौन सी चीज़ कनेक्टेड होती है। ब्लड जो होता है हार्ट से जाता है और दूसरे जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे पहुँचाया जाता है थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जो इस काम को करने में हेल्प करेंगी। सिमिलरली वेन्स जो होंगी सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से कनेक्ट करके हार्ट के पास पहुँचाएंगी ताकि उसे लंग्स के पास भेजा जा सके फॉर प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इनके पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है और रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है जो एक्चुअल में किडनी और इंटेस्टाइन, लिवर वगैरह के बीच का मतलब उस पोर्शन के लिए ये सिस्टम का टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। प्लाज्मा और सेल्स सारे आपको इनके ब्लड में देखने को मिलेंगे, मतलब रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स सारे इनके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं हमारी ही तरह। इनके रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमारे रेड ब्लड सेल्स में देखने को नहीं मिलती। हमारे यानी मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो होते हैं ई न्यूक्लिएटेड। तो मैमल्स के अंदर जो चीज़ होती है वो ये कि इनके रेड ब्लड सेल्स ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये अलग चीज़ है जो आप याद रखोगे। इनके पास भी हीमोग्लोबिन होता है और लिम्फ जो है ब्लड से अलग होता है क्योंकि उसके पास रेड ब्लड सेल्स वगैरह नहीं होते तो वो रेड कलर का भी नहीं होता। ब्लड वही न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा और हार्ट पंप करेगा ब्लड को इधर से उधर ले जाने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ इज डिवोटेड टू एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट जिसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये एक्सक्रीशन वाला पोर्शन है इस पैराग्राफ में, तो ऐसा साइड में लिख दोगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो आप सीधा उसको टारगेट कर सकते हो, उस पैराग्राफ को, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एलिमिनेशन आपको बताया है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें किडनी का एक पेयर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, क्लोका वगैरह आते हैं और इनकी किडनी वही डार्क कलर की बीन शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है। एंड इसके अंदर नेफ्रॉन्स भी होते हैं जिन्हें यूरिनिफेरस टिब्यूल्स भी बोला जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नेफ्रॉन्स यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं।
दो यूरेटर्स होते हैं जो किडनी से बाहर आते हैं, जैसे हमने ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था वैसा ही है। इसीलिए मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पहले कराया ताकि यहाँ पे आप लिंक करके याद रख सको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है मैम फ्रॉग समझ नहीं आया, मैम ये चीज़ समझ नहीं आई। तो यहाँ पे लिंक करना आपके लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यूरेटर होते हैं और यूरेटर्स जो हैं फिर आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भेजेंगे और यूरिनरी ब्लैडर से क्लोका के होते हुए वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फीमेल्स में यूरेटर्स और ओविडक्ट ओपन होती हैं सेपरेटली इनटू द क्लोका, मतलब क्लोका ही है एक्चुअल में जहाँ से एग और जो भी वेस्ट है बॉडी का वो बाहर निकलेगा। बट डिफरेंस इतना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पाइपलाइन है और जो एक्सक्रीशन की पाइपलाइन है वो डिफरेंट है, बट ओपन होती क्लोका में। तो क्लोका के अंदर ही वो सेपरेटली ओपन होती हैं, जो आपको याद रखना है। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है और ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, मतलब ये यूरियोटेलिक हैं जैसे ह्यूमंस हैं। तो ये आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है और वही किडनी वगैरह वेस्ट प्रोडक्शन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्योरिफिकेशन करेगी ब्लड की, तो वो भी आपको याद रखना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ें, मतलब हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम वाला पार्ट अगर हम यहाँ पढ़ें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनके पास होते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक आइसलेट्स, एड्रीनल ग्लैंड, गोनाड वगैरह सारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे होता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है, और पेरिफेरल भी होता है जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से बना होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है जिसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक टर्म्स आती हैं, तो वो भी आप याद रख सकते हो। ये ऑलरेडी हम ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट में आपको यहाँ बता रही हूँ। 10 पेयर होते हैं यहाँ क्रेनियल नर्व्स के जो आप याद रख सकते हो, तो ये 10 पेयर वाली टर्म याद रख सकते हो। जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन जो होता है वो ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम से सराउंडेड होता है जैसे हमारे अंदर, और यहाँ पे भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वगैरह एग्जिस्ट करता है। फोर ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, डायएन्सेफेलॉन वगैरह एग्जिस्ट करता है। मिड ब्रेन जो होता है वो ज़्यादातर विजन और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पे ऑप्टिक लोब्स होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जो आइज से कनेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। हाइंड ब्रेन होता है जिसमें सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, हमारी ही तरह, तो सब कुछ सेम है। आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो ये कि जहाँ पे भी आप एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन वगैरह लिख रहे हो वहाँ पे मेजर पॉइंट्स लिख लो कि ये चीज़ें जो है ह्यूमन से अलग हैं, तो आप उन पॉइंट्स पे फोकस करके याद रख सकते हो। उन्हें याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बाकी चीज़ें तो ह्यूमन जैसी ही हैं, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होता है, वो भी आप याद रख सकते हो। और अगर हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। टच के लिए सेंसरी पैपिले होते हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होते हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथीलियम होती है, विजन के लिए आइज होती हैं, और हियरिंग के लिए टिम्पैनम होता है विद इंटरनल ईयर। टिम्पैनम के अंदर इंटरनल ईयर आता है, मतलब उनके अंदर एक्सटर्नल ईयर पिना नहीं होता हमारी तरह जैसे हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, आइज जो होती हैं पेयर में प्रेजेंट होती हैं, स्फेरिकल होती हैं जो ऑर्बिट्स में स्कल के यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। सिंपल आइज इनके पास होती हैं, कंपाउंड नहीं होती जैसे इंसेक्ट्स के अंदर होती हैं, तो सिर्फ एक ही यूनिट यहाँ पे आइज की एग्जिस्ट करती है हमारी तरह। एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे नहीं होता है, तो सिर्फ टिम्पैनम ही है जो एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में टिम्पैनम हमारे ईयर ड्रम की तरह होता है, तो हमारे पास जैसे एक्सटर्नल ईयर होता है जिसके अंदर ईयर ड्रम एग्जिस्ट करता है और फिर जाके इनर ईयर आता है, यहाँ पे सीधा टिम्पैनम होता है, मतलब बाहर से एक्सटर्नल ईयर जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, सीधा वो ड्रम है। और उसके अलावा ईयर जो होता है बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर किसी ने बहुत पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ी हो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हियरिंग वगैरह का मैकेनिज्म भी था, तो आपको पता होगा कि ईयर जो होते हैं वो हियरिंग एंड बैलेंसिंग दोनों में मदद करते हैं। हमारी बॉडी का बैलेंस ईयर से बनता है, हमारी बॉडी बैलेंस नहीं बना पाएगी अगर हमारा ईयर ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, मतलब ये वाला पोर्शन जो था वो किसके लिए था, नर्वस सिस्टम के लिए एंड एंडोक्राइन सिस्टम के लिए।
ये वाला जो पोर्शन था वो सेंसरी ऑर्गन्स के लिए, मतलब जो सेंसरी वाला सिस्टम है हमारा उसके लिए, और ये वाला है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए पैराग्राफ है। तो ये साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर लिख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके का होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो ऐसा होता है। ज़्यादातर हम विजुअलाइजेशन से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप फिगर पे फोकस करके पढ़ो। तो यहाँ देख सकते हो टेस्टिस है, दोनों साइड पे प्रेजेंट है। इसके ऊपर फैट बॉडीज़ कुछ इस तरीके से हेयर लाइक चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। फिर नीचे किडनी है, तो किडनी के साथ टेस्टिस जुड़े हुए हैं, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर दिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ आपको एकदम से याद आ जाएगी कि ऐसा दिखता था, किडनी के ऊपर की साइड टेस्टिस था और उसके ऊपर फैट बॉडीज़ जो हैं वो देखने को मिलती थी। फिर एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी के आसपास ही होता है ज़्यादातर एड्रीनल ग्लैंड, तो वो होगा। फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल नाम से पता चल रहा है, यूरिन और जो भी गैमीट्स है उन दोनों को कैरी कर रही होगी ये डक्ट। यूरिन इसलिए क्योंकि किडनी है और जेनाइटल इसलिए क्योंकि टेस्टिस भी है, तो इसीलिए दोनों जो हैं उन दोनों का कंटेंट इन डक्ट से होता हुआ रेक्टम के पास जाता है और रेक्टम से फिर वो क्लोका के थ्रू, क्लोकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो एक्चुअल में गैमीट्स, मेल गैमीट्स भी क्लोका के थ्रू ही रिलीज हो रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर भी है साइड में, यूरिन वगैरह को इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी किडनी है, देखो सिमिलैरिटी देखो, ईजी रहेगा आपके लिए याद करना। किडनी यहाँ पे भी है, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पे भी है, ठीक है, सारी चीज़ें सेम। फैट बॉडीज भी यहाँ पे हैं जैसे वहाँ पे थी, तो सारी चीज़ें सेम है। दी ओनली डिफरेंस हेयर आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये जो इधर आपको ये स्लाइम मोल्ड की तरह जो भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, स्लाइमी स्लाइमी सा, ये एक्चुअल में है ओवरी। तो ओवरी भी यहाँ पे किडनी के पास ही होती है। अब इतना छोटा सा तो मेंढक है, अब कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लोकेटेड होंगी, तो सारी की सारी किडनी के आसपास ही होती हैं। तो ओवरी यहाँ पे दो हैं, मतलब पेयर में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आपको फिगर से दिख रहा होगा। ओविडक्ट भी आपको देखने को मिल रही होगी, यानी वो फेलोपियन ट्यूब लाइक चीज़ हमारे अंदर जो होती है वैसी ही यहाँ पे भी ओविडक्ट होती है। फिर ये जो छोटे छोटे ये सारे ओवा हैं, एग्स हैं, तो ये एग्स वगैरह पास होते हैं यहाँ पे ये ओविडक्ट वगैरह जो बनी हुई है इसके थ्रू। फिर यूरेटर भी आपको देखने को मिल रहा है और फिर उसके बाद ये क्लोका में जाते हैं, क्लोकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दी ओनली डिफरेंस हेयर इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जेनाइटल डक्ट और यूरिन की डक्ट सेम थी, यहाँ पे डिफरेंट है। गैमीट्स के लिए ये ओविडक्ट प्रेजेंट है और जो यूरिन के लिए वो यूरेटर प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंस है। देखो कितनी सारी चीज़ें हमें डायग्राम से पता चल जाती हैं, अगर आप डायग्राम अच्छे से समझोगे तो, डायग्राम को अच्छे से सारी चीज़ें समझोगे, दिमाग को समझाओगे अपने कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे पढ़ें, मतलब एडिशनल नॉलेज गेन करने के लिए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो येलोइश ओवॉइड टेस्टिस होते हैं, मतलब येलोइश होते हैं, और ये किडनी के अपर पार्ट पे एडहेर्ड होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे हम मीजोकाइम बोलते हैं। तो ये आप नाम याद रख सकते हो, इसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं टेस्टिस जो है वो किडनी से। वासा एफरेंशिया होता है, 10 to 12 होते हैं ये ज़्यादातर, इतने होते हैं नंबर में, और ये टेस्टिस से अराइज होते हैं और ये किडनी के अंदर एंटर करते हैं, इसीलिए किडनी के थ्रू ही वो सारा जो मेन डक्ट जो है यूरिन और जेनाइटल जो भी गैमीट्स वगैरह के लिए वो साथ में ही होती है, और ये ओपन होते हैं इनटू बिडर्स कैनाल, और फिर उसके बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ मिलके फिर ये क्लोका के पास चले जाते हैं। तो क्लोका एक स्मॉल मीडियन चैम्बर होता है जो कि फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकालता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें ओवरीज आती हैं, ओवरीज किडनी के पास होती हैं। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, ओवरी और किडनी का कनेक्शन नहीं होता, बस उसके पास प्रेजेंट है।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा था कि दोनों साथ में कनेक्टेड थे, टेस्टिस और किडनी। यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, वो एक दूसरे के पास ज़रूर प्रेजेंट हैं, बट दोनों का कंटेंट अलग अलग ट्यूब्स के थ्रू होता हुआ क्लोका में जा रहा है। तो वही चीज़ आपको बताइए कि ओविडक्ट हैं, ओवरीज से आती हैं, ओपन होती हैं इनटू क्लोका, सेपरेटली जाती हैं, साथ में नहीं जाती हैं। ठीक। तो मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो होता है वो लगभग 2500 से 3000 ओवा एक बारी में प्रोड्यूस कर सकता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, वाटर के अंदर होती है, आप सबको पता होगा। और जो लार्वल स्टेज यहाँ बनती है उसे हम टैडपोल बोलते हैं, जिसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है और पूरा एक एडल्ट फ्रॉग आपको देखने को मिलता है। ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फ्रॉग, क्योंकि इंसेक्ट्स को खा जाता है जो शायद जाके प्लांट्स को खा जाते, तो क्रॉप प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लिंक है इन बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो दोनों के बीच का लिंक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसकी मस्कुलर लेग्स को बहुत ज़्यादा कुछ ह्यूमंस जो हैं वो खाते भी हैं, तो फूड की तरह भी हेल्प करता है, उसकी तरह भी एक सोर्स के तौर पे काम करता है। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।